नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का सेट नंबर जो 4 है उसका सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैथ का सेट 4 जो आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसका सेट 4 का सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। ठीक है, चलिए तो मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन का हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सेट 4। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो सेट नंबर 4 का सेक्शन सी है उसका पहला क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है 15 से। ठीक है, तो सेक्शन सी का जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो एक द्विघातीय समीकरण वाले चैप्टर से दिया गया है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, द्विघातीय समीकरण 3x² क्या लिखा है, द्विघातीय समीकरण 3x² माइनस 5x और प्लस 2। ठीक है, अगर समीकरण है तो इक्वल टू 0 होगा, ये दिया हुआ है। इसे 15 नंबर में ए नंबर में पूछा है विवेक्तर ज्ञात कीजिए। विवेक्तर का मतलब क्या होता है, डी का वैल्यू निकालना होता है, जो कैपिटल डी हम लोग लिखते हैं जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में पूछा है मूलों की प्राकृतिक, यानी मूल की प्राकृतिक आपको बताना है। और सी नंबर में बोलता है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व किए होंगे पहले भी, और बाकी हम लोग जो सेट अभी तक बना चुके हैं 1 2 3 उस सारे सेट में एक एक क्वेश्चन था। यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको एग्जाम में आना है और एकदम निश्चित है कि आएगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए बी और सी का वैल्यू लिखना है। यानी एक्स स्क्वायर के पहले वाला को हम लोग ए के नाम से जानते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए को रिप्रेजेंट करेगा तो ए का वैल्यू 3 लिखेंगे। इसके बाद b जो होता है वो x के पहले वाला होता है, यानी -5 लिखेंगे। और आखिरी का जो संख्या होता है जो कि x ना हो जिसके साथ, उसको हम लोग c बोलते हैं। यानी c का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद हम लोग को a नंबर में पूछा विवेक्तर। ठीक है, और विवेक्तर को ही हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, विवेक्तर को ही हम लोग बोलते हैं d। तो हम लोग यहाँ d से रिप्रेजेंट करेंगे विवेक्तर को, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करना है आपको, स्मॉल d से नहीं। तो कैपिटल D यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² -4ac। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। b का वैल्यू कितना दिया है, -5, तो b का वैल्यू -5 लिखना है। उसके बाद ये माइनस और बचा क्या है 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। प्लस नहीं इंटू, यहाँ गुना देना है आपको। c का वैल्यू कितना है 2, तो आपको 2 लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +5, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, ये माइनस। अब 4 3 और 2 को गुना करने पर कितना आएगा 24, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो डी का मान कितना आ गया 1। आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर था वो ए नंबर का आंसर 1 होगा। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसीलिए इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा। और ये सॉल्व भी हम लोग करेंगे क्योंकि ये डी का वैल्यू निकल गया 1। अगर डी का वैल्यू माइनस में आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता और सॉल्व आगे नहीं हो पाता। तो हम लोग को बी नंबर में पूछा है मूलों की प्राकृतिक बताइए। जब कभी भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा, 1 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, जब कभी भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो जो मूलों का प्राकृतिक है, जैसा पूछा ना मूल की प्रकृति बताइए, तब क्या होगा, 2 हम लोग का भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो आपको लिखना है बी नंबर में 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। बस आपको इतना लिख देना है बी नंबर। ए नंबर का आंसर ये हो गया, बी नंबर ये हो गया। अब सी नंबर में आपसे पूछा है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और जैसा कि हम लोग को पता है कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लोग इधर सी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सी नंबर में कैसे सॉल्व करना है, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac हम लोग लिख सकते हैं, या केवल d लिख सकते हैं क्योंकि b² -4ac को ही क्या बोलते हैं d। तो हम लोग रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं d, और बटा में होता है 2a। अब फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू बैठाना है -b, और b का वैल्यू भी -5 है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना आया है 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 का 2 a, इंटू में क्या है a का वैल्यू कितना है 3, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 3। इतना लिखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ बचेगा 5 प्लस और माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 1 क्या होता है 1 होता है। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, मतलब 5 + 1/6 कोमा 5 - 1/6।
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जोड़ 1 कितना होगा 6/6, कोमा 5 घटाओ 1 कितना आएगा 4/6। इसको काटेंगे तो 6 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 और 2 ये आएगा 3 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2/3। तो ये जो आपका आंसर है ये x का 2 मूल है। चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था अगर अस्तित्व हो तो उसको ज्ञात कीजिए, तो हम लोग का ये हो गया आंसर, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 था इसमें 3 टाइप का पूछा गया था। क्या, एक तो पूछा गया था आपका विविक्तर, दूसरा पूछा था कि ये किस तरह का मूल है, और ये मूल है तो उसको आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना आपको बना लेना है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका एग्जाम में आएगा। क्या चेंज करेगा, यहाँ का जो आपका नंबर दिया गया है 3 है 5 है 2 है प्लस माइनस ये सब चेंज रहेगा, लेकिन प्रोसेस इसी तरह का होगा, इसी तरह आपको बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम है, यानी आपका जो चैप्टर 6 है उसमें एक प्रमेय होगा 6.8। आपका प्रमेय 6.8 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है, और ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, इसके अलावा थेल्स प्रमेय हो गया। ये 2 प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2 में से एक कोई भी एक प्रमेय पक्का है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रमेय हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है ना कि एक मान लिया जाए समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है यानी बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, मान लेते हैं इसमें कर्ण AC है, तो AC का वर्ग यानी AC का स्क्वायर वो बराबर होगा बाकी 2 भुजा बचा है जैसे कि AB और BC, यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक का 6.8 नंबर जो प्रमेय है वो है। तो आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है तो क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B में आपको समकोण का सिंबल दे देना है, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। आपको इस तरह एकदम बिल्कुल इस तरह आपको एक चित्र बना लेना है जो त्रिभुज बना हुआ है। इतना हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर, इस डायग्राम के अनुसार, इस चित्र के अनुसार जो त्रिभुज है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इतना चीज़ तो आपको पहले लिख लेना है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा हम लोग रचना करेंगे, जो हम लोग जब भी रचना करेंगे उस रचना को हम लोग डॉट डॉट से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रचना क्या है, BD लंब, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो BD लंब AC खींचे, इसका मतलब हो गया कि AC पर BD क्या खींचे, लंब। लंब खींचने का मतलब ही होता है कि ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर इधर 90 डिग्री, ये सिंबल ही 90 डिग्री का है, अगर ये सिंबल 90 डिग्री का है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। लंब हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग सिद्ध करते हैं। जहाँ से हम लोग सिद्ध करेंगे वहाँ लिखना पड़ता है प्रमाण। तो आपको अपने एग्जाम हॉल में जो आपको कॉपी दिया जाएगा उसमें डिट्टू आपको इसी तरह उतारना है। ठीक है, देखिए तो प्रमाण लिखना है। प्रमाण लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है ना, ये 2 त्रिभुज में बट चुका है। एक तो बड़ा वाला ABC त्रिभुज है, इसके अलावा ये समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला ABC, इसके अलावा एक छोटा त्रिभुज ADB बना है जो ये भी समकोण है, जो कोण D समकोण है, और एक त्रिभुज बना है BDC जिसका कोण D समकोण है, यानी टोटल बड़ा वाला उसके अंदर 2 समकोण त्रिभुज और है। तो हम लोग करते क्या है, पहले लिखेंगे त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB जो एक समकोण त्रिभुज है, तथा त्रिभुज ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कोण A बराबर कोण A। क्या हुआ कि इस त्रिभुज में मतलब ADB में कोण A और ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें भी कोण A आ जा रहा। तो कोण A और कोण A जब दोनों त्रिभुज में जो कोण मिल जाता है उसको उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो कोण A बराबर है कोण A के, ये उभयनिष्ठ के हिसाब से बराबर हुआ। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुज में जो कॉमन आ जाए, जो कोण। इसके अलावा कोण ADB, तो ADB मतलब इस कोण का बात हो रहा, बराबर है कोण ABC के, ABC के बराबर कैसे है, ये प्रत्येक दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यानी कोण ADB में कोण D भी 90 डिग्री है और कोण
ABC में कोण B भी 90 डिग्री है। तो दो एंगल इसका क्या आ गया, इक्वल, दो कोण इक्वल आ गया। जब दो कोण त्रिभुज में इक्वल आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगी, समरूप। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ADB इस समरूप का सिंबल है, ठीक है, समरूप त्रिभुज ABCK। तो किस नियम से समरूप हुआ, तो नियम है एंगल समरूपता कसौटी से। आपको ये लिखना पड़ेगा किस नियम से समरूप हुआ। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं AD बटा AB। AD का मतलब छोटा वाला त्रिभुज का AD बटा AB का मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का AB बराबर हो जाएगा AB, ये AB हो गया आपका छोटा वाला त्रिभुज का AB बटा AC, ये बड़ा वाला त्रिभुज का AC। तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखना है भुजाएं समानुपाती हैं। अब इसको आपको करना क्या है, क्रॉस में इंटू, यानी AD और AC क्रॉस के इंटू लिखाएगा क्या चीज़, AD इंटू AC, और AB इंटू हो जाएगा AB से, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक हो गया। तो देखिए बड़ा त्रिभुज को हम लोग एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ समरूप दिखाएं, इसके बाद भुजा समानुपाती करने के बाद हम लोग का ये इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इधर का जो हम लोग का छोटा त्रिभुज BDC बचा है, इस त्रिभुज को हम लोग बड़े वाले त्रिभुज के साथ एक बार ABC के साथ एक बार ले लेंगे। तो अब लिखना है आपको अब त्रिभुज BDC। तो देखिए त्रिभुज BDC ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा, तथा त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज का बात हो रहा। इन दोनों त्रिभुज में भी हम लोग देखें तो कोण C उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण C बराबर कोण C हो जाएगा, और इसमें भी कोण D और बड़े वाला त्रिभुज का कोण भी कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल से इक्वल है, यानी इस बार भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABCK। किस नियम से समरूप है, तो एंगल समरूपता कसौटी से समरूप है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसीलिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं CD बटा BC, CD ये CD बटा में क्या है BC का मतलब यहाँ ये वाला भुजा, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा BC मतलब ये छोटा वाला जो त्रिभुज लिए थे उसका BC, और बटा में हो जाएगा ये बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण जो AC है, AC के। ऐसा कब होगा, जब त्रिभुज समरूप होगा, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, तब ये लिखा जा सकता है, और ये लिखना जरूरी है। अब क्रॉस में इसको हम लोग गुना करेंगे तो CD और AC लिखा जाएगा गुना के चिन्ह में, और BC हो जाएगा BC स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 2। यहाँ 2 समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखिए 1 में जो बराबर का पहले वाला है इसको, और जो 2 में बराबर के पहले वाला है इसको, दोनों को एक साथ लिख के जोड़ना है, ठीक। तो समीकरण 1 में बराबर के पहले क्या है, AD इंटू AC। तो हम लोग लिखेंगे AD इंटू AC। अब समीकरण 2 के बराबर के पहले वाला के साथ जोड़ना है तो CD इंटू AC, बीच में प्लस है। इसी तरह बराबर के बाद वाला समीकरण 1 का, अब बराबर के बाद वाला समीकरण 2 का दोनों जोड़ में लिखाएगा। तो समीकरण 1 में बराबर के बाद क्या है, AB स्क्वायर, और समीकरण 2 में बराबर के बाद क्या लिखा गया है, BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जोड़ के हम लोग को लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इन दोनों में देखिए AC कॉमन है, तो हम लोग AC को कॉमन में ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से AD, यहाँ से बचेगा CD, और इसको S to S उतार देना है जैसा है, ठीक। इसके बाद AC तो उतर गया, लेकिन AD को अगर हम लोग CD से जोड़ दे तो AC प्राप्त होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ ध्यान देना है, AD A से लेकर D, ठीक है, प्लस किसके साथ करेंगे, CD। तो AD और CD को जोड़ेंगे तो A से लेकर C तक प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे के बदले में AC। तो इंटू आ गया, AC इंटू AC, इसको उतार देना है। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर उतर गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए जो ये प्राप्त हुआ, हम लोग को इसी चीज़ को प्रूव करना था, तो हम लोग का ये प्रूव हो चुका है, और आपको लिख देना है प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग का ये जो था ये एक थ्योरम है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको बहुत अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करना है। आप इसी तरह एग्जाम में बनाइएगा, बिल्कुल आपको नंबर दिया जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 17 है,
इसका हम लोग जब चित्र बनाएंगे तो किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले बोला भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी सबसे पहले तो आपको एक 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेना है। और ये मान लेते हैं जमीन, जमीन के एक पॉइंट से 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ठीक है, मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा क्या भवन है। अब बोला भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ए और बी जो है वो भवन है, यहाँ से एक संचार मीनार आपका लगा हुआ है, ये मान लेते हैं संचार मीनार है, जो पॉइंट क्या है सी है। ठीक है, ये संचार ए सी क्या हो गया, संचार मीनार, और ए बी क्या हो गया, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन कहाँ तक है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है पूरा, ये 20 मीटर ऊंचा क्या भवन है, ये संचार मीनार है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये हुआ। ठीक है, तल, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो हम लोग का उन्नयन कोण आएगा वो 45 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि ये संचार मीनार के तल का बात कर रहा है 45 डिग्री, और फिर बोला संचार मीनार के जो शिखर है इसका जो हम लोग का कोण आएगा वो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, ये हो गया मीनार AC। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना माना AC मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, AC क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और इसी में ऐड कर देते हैं और AB भवन की ऊंचाई है जो 20 मीटर दिया गया है। ठीक है, भवन की ऊंचाई है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो AB है उसका वैल्यू कितना है, 20 मीटर। आपको AC निकालना है। ठीक है, क्योंकि AC ही मीनार की ऊंचाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों त्रिभुज में लेना है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग को लिखना होगा सबसे पहले त्रिभुज AB, और इसका नाम कुछ दे देते हैं, D दे देते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ABD में। तो ABD में हम लोग को पता है कि एंगल क्या है, 45। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB/BD। क्योंकि एंगल 45 के पहले AB है, ये हो जाएगा लंब, और BD हो जाएगा आधार, यानी हम लोग यहाँ लिखे लंब बटा आधार, जिसको P/B भी बोला जाता है। और लंब बटा आधार किसका होता है, tan का। tan कितना डिग्री यहाँ बैठा सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री। अब AB का मान हम लोग को पता है, AB का मान कितना है, 20। तो यहाँ लिखना है 20 मीटर बटा BD पता नहीं है तो छोड़ देंगे BD को। tan 45 का मान क्या होता है, 1। अब क्रॉस में जब गुना करेंगे तो BD 1 से गुना होकर BD बचेगा, बराबर में क्या आ गया, 20 मीटर। इसका मतलब B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना मीटर आया, 20 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ABD में ले लेंगे। तो लिखना है अब त्रिभुज CBD में। तो हम लोग त्रिभुज किस में ले लेंगे, CBD में। तो CBD में जब हम लोग लेंगे तो लिख सकते हैं CB या BC, एक ही बात है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं BC/BD, यानी फिर से हम लोग क्या लिखें, लंब बटा आधार। इस बार एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो पूरा लंब है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का। तो हम लोग लिख सकते हैं tan कितना डिग्री है, इस बार 60 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC जो आपको दिख रहा, B से लेकर C तक, इसको दो भाग में ब्रेक है, ये तोड़ सकते हैं दो भाग में। तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दो भाग में तोड़ के, B देखिए A से B तक प्लस AC तोड़ के लिख दिए, है ना। ये जो आपको BC दिख रहा है ना, ये BC, तो B से लेकर C के बीच में क्या है, A है। तो इसको लिख सकते हैं AB जोड़ AC, क्योंकि AB और AC को जोड़ के BC आएगा, और BD का वैल्यू हम लोग को पता है 20 मीटर। तो यहाँ बैठा देंगे कितना, 20 मीटर, बराबर यहाँ कितना है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब ये इम्प्लाइज करेगा। अब AB, तो AB का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, AB का वैल्यू 20 मीटर। तो AB की जगह में आपको बैठाना है 20 प्लस बचेगा क्या, AC, है ना। हम लोग जो 20 मीटर है वो मीटर हम लोग बाद में फिर
फाइनल आंसर जब आएगा तब लिख देंगे। ये हो गया 20 बराबर √3। अब क्रॉस में हम लोग गुना करेंगे तो 20 प्लस AC बराबर 20 इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 20 √3। अब चूंकि 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो AC बराबर लिखा जा सकता है 20 √3 माइनस 20। ये वाला ये 20 इधर जाएगा बराबर का तो -20 होगा। चूँकि 20 हम कॉमन ले सकते हैं तो 20 कॉमन लेने के बाद बचेगा √3 और ये -20 कॉमन आएगा तो बचेगा 1। ठीक है, हम लोग का इतना आया तो हम लोग फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं अतः AC तो आपको निकालना था ना, अतः किसकी ऊंचाई बोला था, मीनार की, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, आपको मीटर देना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आपको इसी तरह सिंपल एकदम है, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस तरह आपको बना लेना है। ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को बनाएंगे, 18 नंबर को। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है धातु की चादर से माना नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, बना होगा, वो मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिनक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये हम लोग का जो चैप्टर नंबर 13 है उससे दिया है, ये छिनक वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें शंकु क्या एक छिनक के आकार का है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दिया पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए तो H क्या हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका R1 और R2 आपको लिखना है। ठीक है, तो R1 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इतना दिया है। आपको पहले निकालना होगा शंकु के छिनक का आयतन, तो आपको लिखना है शंकु के छिनक का आयतन। ठीक है, आयतन लिखें या धारिता एक ही बात है। शंकु के छिनक का आयतन, आयतन को ही क्या बोलते हैं, धारिता। ठीक है, शंकु के छिनक का आयतन, आयतन को ही क्या बोलते हैं, धारिता। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 × R2। ठीक है, हम लोग अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, बराबर यहाँ देते हैं ये बराबर को। अब देखिए उतारना है आपको 1/3, इसके बाद पाई का मान, तो क्वेश्चन में ही पाई का मान दिया 3.14। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा h का मान, h का मान कितना है, 16। अब जाके देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग को लिखना है R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 20, तो आपको करना है 20 का स्क्वायर प्लस R2 है, R2 कितना है 8, तो आपको करना है 8 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 यानी 20 × 8। इतना लिखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 1/3 3.14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64, और इसको गुना करेंगे तो 160। ठीक है, तो 1/3 × 3.14 × 16। अब सबको जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ कर आएगा कितना, तो जोड़ने पर आएगा 4 का 4, 6 अच्छे 12 का 2 हाथ में 1, 4 5 और 1 6, इतना आया। अब देखिए ये 3 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 208 बार में। इसका मतलब 3.14 × 16 × 208। ठीक है, सब आप तीनों को गुना करिए, तो तीनों को गुना करने पर आएगा कितना, 1044992। इन सबको गुना करने पर आएगा कितना, तो आप अच्छे से गुना करिए और देखिए आता कितना है, तो आपका आएगा 1044992। ये चूँकि सेंटीमीटर क्यूब में है, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आने के बाद हम लोग को पता है कि अच्छा ये 0.2 संख्या के पहले पॉइंट था ना यहाँ, तो आपको भी 2 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट बैठा के रखना होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम बदल देंगे लीटर में, तो जब कभी भी सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर में बदलेंगे तो 1000 से आपको भागा करना पड़ता है।
ठीक है। आपको इस बात को नोट करके लिखना है कि कभी भी सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लिखना हो तो 1000 से क्या करना पड़ता है, भागा करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लिखेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, भागा। तो 1000 से जब भागा करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये 3 संख्या के बाद चला जाएगा, यानी हम लोग का आएगा क्या, तो इसको हम लोग जब लीटर में लिखेंगे तो आएगा 10.4492 और ये एल का मतलब हो गया लीटर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये जो तीसरा वाला नंबर है ना, हम लोग पॉइंट के बाद 3 अंक तक भागा करते हैं, तो जो तीसरा वाला नंबर है, अगर तीसरा वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये नंबर इसके पहले वाला में 1 जोड़ के बाकी को छोड़ दिया जाता है, यानी हम लोग का आ जाएगा 10.4 और ये 9 से इसमें 1 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 5, बाकी इधर को छोड़ देना है। तो हम लोग को इसी तरह प्रोसेस होता है, इसी तरह आपको लेना है, ठीक है। तो आ गया 10.45 लीटर। चूँकि अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका मूल्य देखिए। क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दूध का मूल्य निकालना है, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दूध का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपए दिया हुआ है, तो ये दिया है ₹20, ठीक है। ये क्या दिया है, ₹20, ठीक है। इसीलिए आपको टोटल कितना लीटर दूध का मूल्य निकालना है, 10.45 लीटर। तो हम लोग लिखना है इसीलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य, ठीक है, दूध का मूल्य बराबर, पहले तो देखिए यहाँ पर ये आपका रुपए कितना दिया है, 20, इसके साथ आपको गुना कर लेना है 10.45 लीटर को, 10.45 को। तो जब हम लोग 20 को 10.45 से गुना करेंगे तो आएगा 209 और ये आ जाएगा रुपए, यानी आपका टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, 209 रुपये, ये रुपए है, ठीक है। 209 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लोग को इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। आपको इतना सॉल्व करने के बाद आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग के पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 19। इसके बाद हम लोग का सेट 4 जो मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेट 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, और आंकड़ा आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में यूज होने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो सारा मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में ही आपको वर्ग अंतराल का वैल्यू दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और क्वेश्चन में ही बारंबारता यानी f का वैल्यू आपको दे दिया। बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया है 17, 28, 32, 24, 19, ठीक है। हम लोग को माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग अभी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता यानी जिसको हम लोग CF के नाम से जानते हैं, संचयी बारंबारता को किसके नाम से जानते हैं, CF के नाम से, ठीक है। तो आपको संचयी बारंबारता निकालना है, बारंबारता को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, तो करना कुछ नहीं है, जो 17 है इसको पहले आपको उतार देना है, इसके बाद 28 को इस 17 से जोड़ के यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। 28 को 17 से जोड़ के लिखना, आएगा कितना, 45, 7 और 8 15, हाथ में 1 2 3 और 1 4। फिर आपको करना क्या है, 32 को 45 से जोड़ के यहाँ लिखना, तो आएगा कितना, 77। फिर इसी तरह 24 को 77 से जोड़ के लिखना है, तो आएगा कितना, 101। फिर इसी तरह 19 को 101 से जोड़ के लिखना है, कितना आएगा, 120। इसी तरह आपको लिखना है, निकालना है। इसी को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता हमेशा बारंबारता को जोड़ के ही निकलता है। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसमें से जो आखिरी वाला नंबर है ये क्या है पता है, ये पूरा सबका जोड़ है। अब 17, 28, 32, 24 और 19 अगर सबको आप जोड़ दे तो आएगा कितना 120। और ये 120 जो टोटल जोड़ आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेक्षणों की संख्या यानी n। तो हम लोग के पास n कितना हो गया 120। अब इसमें जैसा कि कुछ नाम यहाँ लिखा गया है l को क्या बोलते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना नहीं है क्या है, बस समझने के लिए हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। देखिए l को बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग क्या है अभी समझ में आपको आ जाएगा कि माध्यक वर्ग किसे कहते हैं। और n तो अभी हम लोग समझे जो ये टोटल जोड़ के या संचयी 12 बटा का जो आखिरी वाला नंबर आएगा इसी को बोलते हैं n। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, ये 120 है। c अब क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आपका जो माध्यक वर्ग आपको आएगा उस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी 12 बटा। संचयी 12 बटा मतलब इस लाइन से आपको उठाना है CF का वैल्यू। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो भी आपका माध्यक वर्ग आएगा उसका जो बारंबारता होगा, बारंबारता का मतलब F, यहाँ से आपको वैल्यू उठाना है। और H होता है वर्ग माप। क्या है, ये कितना से कितना तक का माप है, 0 से 20, 20 से 40, 40 60 यानी 20 का माप है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से, ठीक है। तो अब सारा वैल्यू आपको यहाँ लिखना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग को n का मान पता चल गया, कितना है n का मान 120। आपको n/2 निकालना है। n/2 कितना निकलेगा, तो भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 60। ये इससे कट गया कितना बार में, 60 बार में। तो जो n/2 आया है ना, आपको इसी से सारा चीज़ निकल जाएगा। देखिए आपका जो n/2 है ये कितना है 60। तो आपको संचयी 12 बटा में 60 खोजना है या 60 से नज़दीक वाला नंबर खोजना है, लेकिन 60 से पीछे नहीं आपको जाना है नज़दीक पाने के लिए। मान लिया जाए संचय 12 बटा में अगर 55 होता, ठीक है, तो 60 से 5 हम पीछे जाएंगे तो 55 आएगा, तो वो नज़दीक है किससे, 77 से। लेकिन आपको पीछे नहीं जाना है, कहाँ जाना है, आगे की ओर। 60 मिला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर 61 को देखेंगे। 61 मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर 62, 63, 64 इस तरह करके आगे खोजेंगे कि 60 से सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा आगे बढ़ने पर। तो 60 से सबसे पहले नंबर जो है वो 77 आएगा, ठीक है, जब 60 से आगे बढ़ेंगे तो ये जो 77 है इसी से हम लोग को सारा चीज़ लेना है। तो जो 77 आएगा, ठीक है, तो ये जो 77 है ये हम लोग का कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये 77 माध्यक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। 77 हम लोग का क्या है, माध्यक वर्ग है। तब 77 से के सीधा वाला जो होगा हम लोग का, देखिए वो L कहलाएगा 40, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग है 77, और इसी के सीधा में जो आएगा वो हो जाएगा क्या, L, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। यानी L बराबर हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर 40, ठीक है। इसके बाद n तो हम लोग का पहले ही आ चुका है। C अब क्या होता है, माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग मतलब कौन, 77 से, यानी माध्यक वर्ग से ठीक पहले, इसके ठीक पहले कौन आया है 45, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी 12 बटा। इसके ठीक पहले वाला जो ये वर्ग है इसका संचयी 12 बटा कितना दिया है 45, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी हम लोग का CF का वैल्यू कितना निकल गया 45। बात समझ में आया। इसके बाद F क्या है, ये वाला लाइन को F बोलते हैं। तो F लिखा है माध्यक वर्ग की 12 बटा। माध्यक वर्ग क्या था 77, अब इसी का 12 बटा आपको क्या दिया है 32, यानी आपका F का मान कितना निकल जाएगा 32। क्लियर है यहाँ तक। H क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो 20 का अंतर जा रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग माप। तो यहाँ लिख देना 20 का अंतर का मतलब 0 से सीधा 20 हुआ, फिर 20 से 40 हुआ तो 20 बढ़ गया, 40 से 60 हुआ फिर 20 बढ़ गया, 60 से 80 फिर 20 आपका बढ़ रहा, तो इसको बोलते हैं वर्ग माप। तो ये सारा वैल्यू जो आपको मिला है n/2, L, CF, F और H, इसका उपयोग करके हम लोग जो आपका माध्यक पूछा है उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है माध्यक का ये सारा यूज होता है। इतना समझ में आ गया। ये समझना बहुत जरूरी था आपको कि n/2 60 आया तो इसके नज़दीक वाला जो वर्ग होगा वो माध्यक कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला CF कहलाएगा, इसी के जस्ट सीधा वाला 12 बटा के नीचे वाला F कहलाएगा, और इसी के सीधा का पहला वाला L कहलाएगा। बात समझ में आया। बाकी डिफरेंस H कहलाएगा। अब हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, माध्यक। तो देखिए, तो आपको करना क्या है, निकालना है माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना होगा माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा n/2 माइनस CF बटा F ब्रैकेट बंद गुना H। आपको ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना है, ठीक है। ये माध्यक निकालने का फॉर्मूला है। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग बैठाते हैं बराबर, यहाँ ये बराबर दिए L का मान देखिए कितना है 40, तो हम लोग को कितना लिखना होगा 40 प्लस उसके बाद क्या है n/2, तो n/2 कितना आया है 60,
तो आपको यहाँ लिखना कितना है 60 माइनस CF कितना है 45, तो CF के जगह में आपको लिखना कितना है 45 बटा F कितना है 32, तो आपको F के जगह में कितना लिखना है 32। ठीक है, इसके बाद H गुना में H देंगे, H कितना है 20, तो हम लोग को लिखना होगा 20। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह आप आसानी से मान को बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 40 का 40 उतरा, ये 60 से 45 को माइनस करेंगे तो 15, अब गुना में ये 20 है। ठीक है, बटा में कितना है 32, ये 4 के पहाड़ा में हम लोग काटेंगे, 4 पचे 20, 4 अठे 32। ठीक है, ये आया 40, 15 गुना 5 कितना होगा 15 पचे 75 बटा में 8, हम लोग भागा लगा देते हैं 75 को 8 से, तो 75 को 8 से देखिए हम लोग भागा दे रहे हैं। ठीक है, 75 को 8 से भागा देंगे तो 8 नम 72, 3 उतरा, पॉइंट देंगे 0, 8 दिया 24, फिर 6 आया पॉइंट से 0, 8 सती 56। ठीक है, 4 उतरा पॉइंट से 0, 8 पचे 40, यानी भागा लगाने पर आएगा 9.375। ये भागा लगाने पर आएगा 9.375। अब 40 से 9.375 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 49.375। ये आपका 3 है। ठीक है, 375, तो आ गया कितना 49.375। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था क्वेश्चन में माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा था, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं लिखा हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? तो बस इसी तरह आपको इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और इस टाइप का जो आपका माध्यक हुआ, ये 3 टाइप का आपसे किसी भी एक क्वेश्चन को पूछ सकता है। एक तो मध्य निकालने बोले, या बहुलक निकालने बोले, या माध्यक निकालने बोले, कुछ भी आप तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, मध्य, माध्यक और बहुलक में से। ठीक है, आपको ये जो नंबर दिया है, ये नंबर कभी भी बदल सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि आपको नंबर S2 ऐसा ही मिले, नंबर आपको चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो हम बताएं ये जानना बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को और इस फॉर्मूला को। तो आपको अगर इतना पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का फाइनली जो मैथ का सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था सेट 4, वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का आखिरी एक सेट बचा है सेट 5, और आपका एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन बचा हुआ एग्जाम का। आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि आपको मैथ में अच्छा नंबर उठाने के लिए आपके पास जो मैथ का बुक है, आप उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितना भी सेट आपको निकला है सारे सेट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए। पक्का है आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, उसी से आपको भटकना नहीं है, इधर उधर आपको ज़्यादा नहीं ताक झाक करना है। बिल्कुल अपने फोकस को बनाए रखिए और अपने बुक को पढ़िए मैथ का, और ये सेट को। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, इतना आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, जो सेट नंबर 5 होगा। तब तक के लिए जय हिंद।